चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल का स्टैक है वो खास तौर पर उन छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। पर बिल्कुल एक खजाना ही है। हाँ, चाहे बात आईबीपीएस की हो, एसएससी, आरआरबी की हो या फिर एचएसएससी, सीईटी की। आज की हमारी इस डीप डाइव का जो फोकस है वो 26 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स पर है। लेकिन देखिए अब वो ज़माना गया जब सिर्फ वन लाइनर याद करके परीक्षा पास की जा सकती थी। आज के समय में सवाल बहुत घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। सही बात है। इसलिए हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी और जो एक लॉजिक होता है ना, उसे समझना है। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इन समसामयिक घटनाओं के बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि जब तक किसी घटना का क्यों और कैसे समझ में नहीं आता, तब तक वो सिर्फ एक रटा हुआ तथ्य रहता है। बिल्कुल। या मतलब परीक्षा के दबाव में सबसे पहले दिमाग से गायब होता है। अगर करंट अफेयर्स को एक कहानी की तरह एक दूसरे से जोड़कर देखा जाए तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। आज हम इन अलग अलग दिखने वाली खबरों को जोड़ेंगे, डिफेंस से लेकर इकोनॉमी और सामाजिक योजनाओं तक। तो फिर बिना देरी किए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं जो रक्षा और तकनीक से जुड़ा है। मेरे नोट्स में पहला अपडेट 25 फरवरी का है। अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने प्रलय 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाँ, प्रलय 2। अब मिसाइल टेस्ट तो भारत में अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस प्रलय 2 में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना बड़ा चर्चा का विषय बना रहा है? सोर्स में लिखा है कि इसकी मारक क्षमता अब 500 से 700 किलोमीटर कर दी गई है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यही इसका सबसे अहम पहलू है। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को यहाँ एक मेमोरी हुक बनाना चाहिए। जब हम 500 से 700 किलोमीटर की रेंज की बात करते हैं तो ये कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो महाद्वीपों को पार कर जाए। इसे हम सामरिक युद्ध क्षेत्र या टैक्टिकल बैटलफील्ड मिसाइल कहते हैं। मैं यही पूछने वाली थी, थोड़े से आसान भाषा में समझाएं। ये टैक्टिकल मिसाइल का असल में मतलब क्या होता है? एक छात्र के नजरिए से इसे कैसे समझें? तो मान लीजिए सीमाओं पर अचानक कोई संघर्ष शुरू हो जाता है। आपको दुश्मन के कम्युनिकेशन टावर, उनके हथियारों के डिपो या किसी खास सैन्य बेस को तुरंत नष्ट करना है, जो कि बॉर्डर के बहुत करीब है। हाँ, जो बॉर्डर के कुछ 100 किलोमीटर अंदर हैं। वहां आप बड़ी और भारी मिसाइलें इस्तेमाल नहीं करते। वहां प्रलय 2 काम आती है। ये बहुत तेजी से तैनात की जा सकती है, सटीक निशाना लगाती है और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। मतलब एक तरह से ये हमारा क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है। एग्जैक्टली। तो 500 से 700 किलोमीटर की ये नई रेंज भारत को अपने पड़ोस में होने वाले किसी भी अचानक हमले का तुरंत जवाब देने की ताकत देती है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक रणनीतिक मैसेजिंग है। ये पॉइंट वाकई नोट करने लायक है। अब जब हम ताकत और अपनी तकनीक को अपग्रेड करने की बात कर ही रहे हैं, तो एक और बहुत बड़ी खबर टेक सेक्टर से है। रिलायंस वाली खबर, राइट? बिल्कुल। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 25 फरवरी को एनवीडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मकसद है भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी पूछिए। क्या हमारे पास पहले से एआई मॉडल्स नहीं है? मेरा मतलब है रिलायंस को इसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना पड़ रहा है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, आज हम जो एआई इस्तेमाल करते हैं, जैसे चैट जीपीटी या कोई और मॉडल, वो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के डेटा पर ट्रेन किए गए हैं। उनकी डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी है। हाँ, ये तो है। जब हम उन्हें हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा में प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो अक्सर पहले उसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फिर वापस अनुवाद करके जवाब देते हैं। तो इसमें तो बहुत कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता होगा। वही बात है, इसमें वो स्थानीय भाषा की बारीकियों, मुहावरों या जो एक सांस्कृतिक संदर्भ होता है ना, उसे खो देते हैं। अच्छा, तो रिलायंस जो कर रहा है वो सिर्फ अनुवाद वाला सिस्टम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलायंस और एनवीडिया का लक्ष्य एक स्थानीय एआई भाषा मॉडल यानी लोकलाइज्ड एआई लैंग्वेज मॉडल बनाना है। एक ऐसा एआई जो सीधे तौर पर मराठी, बंगाली या हरियाणा की ठेठ भाषा को उसी के संदर्भ में समझे। क्या बात है। एनवीडिया दुनिया की सबसे बेहतरीन एआई चिप्स बनाता है और रिलायंस के पास भारत का डेटा और नेटवर्क है। जब ये दोनों मिलेंगे तो भारत का अपना स्वदेशी एआई इकोसिस्टम बनेगा। तकनीकी भाषा में इसे डेटा सॉवरेनिटी या डेटा सॉवरेंटी कहते हैं। डेटा सॉवरेंटी मतलब हमारा डेटा हमारे ही देश में रहे।
हमारा डेटा हमारे ही देश में रहे और हमारे ही लोगों के काम आए, बाहर न जाए। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। मतलब डिफेंस में प्रलय 2 से हम बॉर्डर सुरक्षित कर रहे हैं और रिलायंस एनवीडिया डील से हम अपना डिजिटल बॉर्डर मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल सही तरह से जुड़ा आपने। अब जाहिर है इतने बड़े टेक और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, जो मुझे हमारे अगले टॉपिक की तरफ ले जाता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। हाँ, 26 फरवरी को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन हुआ है। मुंबई वैसे भी हमारी आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ इस फेस्टिवल का होना मतलब ही क्या संकेत देता है? इस फेस्टिवल के 2 मुख्य एजेंडे हैं, जिन्हें परीक्षा के नजरिए से याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है डिजिटल पेमेंट में भारत का जो दबदबा है, उसकी ग्लोबल लीडरशिप दिखाना। यूपीआई के जरिए जो क्रांति आई है। हाँ, आज यूपीआई के जरिए भारत में सड़क किनारे सब्जी वाले से लेकर बड़े मॉल्स तक में पेमेंट हो रहा है। पूरी दुनिया ऐसे हैरान होकर देख रही है। और दूसरा बड़ा फोकस इस फेस्टिवल का है फाइनेंस में एआई का एकीकरण। जो रिलायंस वाला एआई सुपर कंप्यूटर बन रहा है, क्या उसका असर यहाँ भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। सोचिए अगर बैंक का पूरा सिस्टम एआई से जुड़ जाए। मान लीजिए किसी के खाते से कोई संदिग्ध लेन देन हो रहा है, तो एआई मिलीसेकंड्स में उस फ्रॉड को पकड़कर ट्रांजैक्शन वहीं रोक सकता है। जो काम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। सही कहा। और जो लोन पास करने की प्रक्रिया हफ्तों लेती थी, वो एआई के जरिए कुछ मिनटों में हो सकती है। ये फेस्टिवल इसी बात पर केंद्रित है कि भविष्य का बैंकिंग और फाइनेंस पूरी तरह से एआई संचालित होने वाला है। और फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया से जुड़ी एक और बहुत अहम न्यूज़ है, जो लीडरशिप से संबंधित है। इकोनॉमिक टाइम्स ने 25 फरवरी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2025-26 का अवार्ड घोषित किया है। एन चंद्रशेखरन जी को। हाँ, ये अवार्ड टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मिला है। टाटा तो वैसे भी भारत का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है, तो क्या ये अवार्ड उन्हें सिर्फ बिजनेस और मुनाफा बढ़ाने के लिए मिला है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस बार फोकस सिर्फ मुनाफे पर नहीं है। एन चंद्रशेखरन को ये पुरस्कार विशेष रूप से टाटा समूह के डिजिटल और हरित ऊर्जा परिवर्तन यानी डिजिटल और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का नेतृत्व करने के लिए मिला है। हरित ऊर्जा परिवर्तन, ये थोड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, टाटा जैसी पुरानी और विशाल कंपनी जो दशकों से स्टील और गाड़ियां बनाती आ रही है, जहां जाहिर तौर पर बहुत कार्बन उत्सर्जन होता है, उसे धीरे धीरे एक ग्रीन और टेक फॉरवर्ड कंपनी में बदलना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल, एक पूरा माइंडसेट बदलना पड़ता है। हाँ, उन्होंने टाटा को भविष्य की इन दोनों सबसे बड़ी चुनौतियों क्लाइमेट चेंज और डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक सीधा मेमोरी हुक बनता है। एन चंद्रशेखरन का नाम आए तो उसे ग्रीन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़कर याद रखें, सिर्फ टाटा के चेयरमैन के तौर पर नहीं। एकदम सही। अब इकोनॉमी की बात चल रही है, तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन सबसे अहम होता है। हमारी कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम के शीर्ष प्रशासन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सीबीआईसी में, राइट? जी, 25 फरवरी को वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में सीबीआईसी कहते हैं, उसके नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल की जगह ली है। यह परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सीबीआईसी असल में करता क्या है, क्योंकि अक्सर छात्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। सीबीआईसी यानी अप्रत्यक्ष कर। जब आप बाजार से एक लैपटॉप खरीदते हैं और उस पर जीएसटी चुकाते हैं, या जब कोई सामान विदेशों से भारत के बंदरगाहों पर आता है और उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो इस पूरे सिस्टम को सीबीआईसी संभालता है। मतलब जो टैक्स हम सीधे तौर पर इनकम टैक्स के रूप में नहीं देते, बल्कि सामान पर देते हैं। बिल्कुल, सरकार का ज्यादातर रेवेन्यू यहीं से आता है। इसलिए रविंद्र प्रताप सिंह की ये नियुक्ति अर्थव्यवस्था के इस विशाल इंजन को चालू रखने के लिए और नीतियों को सही से लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा, क्योंकि इसी टैक्स के पैसे से तो वो सारे ग्रीन और डिजिटल प्रोजेक्ट्स फंड होते हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक भी इसी दिशा में है। सरकार हरित ऊर्जा को लेकर काफी आक्रामक तरीके से काम कर रही है। हाँ, वो पोर्ट वाली खबर। जी, पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में मौजूद वीओ चिदम्बनार पोर्ट को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर सवाल यह है कि एक साधारण पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट कैसे बनाया जाता है? इसे ऐसे समझते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। इसे पानी से निकाला जाता है
और वो भी सौर या पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करके। इसलिए इसके आगे ग्रीन लगा है। क्योंकि इसके उत्पादन में कोई कार्बन नहीं निकलता। एग्जैक्टली। अब इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, खासकर जब हम इसे दूसरे देशों में निर्यात करने की बात करते हैं, तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। क्यों? क्या इसे सामान्य तेल की तरह नहीं भेजा जा सकता? नहीं, इसके लिए विशेष प्रकार के क्रायोजेनिक स्टोरेज यानी बेहद कम तापमान वाले स्टोरेज और खास पाइपलाइंस की जरूरत होती है, और वही सब इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस पोर्ट पर बनाया जा रहा है। मतलब वीओ चिदम्बरनार पोर्ट सिर्फ भारत की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर को ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने का एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है। बिल्कुल। हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के मामले में हमेशा आयात पर निर्भर रहे हैं। हम बाहर से तेल मंगाते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए भारत भविष्य में एक ऊर्जा निर्यातक, एक एनर्जी एक्सपोर्टर बनने का सपना देख रहा है। ये एक गेम चेंजर है। और भारत का ये जो ग्रीन विजन है, ये सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। 25 फरवरी की एक और बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी है। उज़्बेकिस्तान ने नई दिल्ली में हमारे विदेश मंत्रालय को अपने दस्तावेज सौंपे हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। हाँ, और आधिकारिक तौर पर ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। उज़्बेकिस्तान का जुड़ना इतना खास क्यों है? ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक माइलस्टोन है। देखिए, ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में। ये तथ्य HSSC और अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ है, जो कि गुरुग्राम में है। हाँ, अब इसमें 101 सदस्यों का होना और वो भी उज़्बेकिस्तान जैसे देश का जुड़ना, जो मध्य एशिया में है और पारंपरिक रूप से गैस और तेल संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है, कि दिखाता है कि पूरी दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से मुड़ रही है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है छात्रों के लिए। 101 का शुभ शगुन, और वो शगुन उज़्बेकिस्तान ने पूरा किया है ISA में शामिल होकर। ये बढ़िया मेमोरी हुक है। तो चलिए, अभी तक हमने मिसाइल, AI, सुपर कंप्यूटर, फिनटेक और ग्रीन एनर्जी की बात की, लेकिन इन सब हाईटेक चीजों को जमीन पर उतारने के लिए और चलाने के लिए इंसानों की भी तो जरूरत पड़ेगी। स्किल्ड वर्कफोर्स की। बिल्कुल, और इसीलिए सामाजिक और कौशल विकास योजनाएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। मेरे सामने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल 2.0 योजना का अपडेट है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है। जी बताइए। इस नई योजना के तहत 5 लाख युवाओं को डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस प्रशिक्षण सिर्फ बुनियादी कंप्यूटर चलाना या टाइपिंग सीखने तक सीमित नहीं है। इस 2.0 वर्जन में युवाओं को क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी हाई डिमांड स्किल सिखाई जा रही हैं। अगर मैं इसे हमारे पहले टॉपिक से जोड़ूं, जहां रिलायंस और एनवीडिया अपना बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या ये वही स्किल्स हैं जिनकी उस सेक्टर में भारी जरूरत होने वाली है? बिल्कुल, यही डॉट्स तो कनेक्ट करने हैं हमें। एक तरफ रिलायंस जैसा कॉर्पोरेट दिग्गज AI और डेटा सेंटर बना रहा है, और दूसरी तरफ राजस्थान जैसी राज्य सरकारें उस डेटा सेंटर को संभालने, उस क्लाउड को मैनेज करने के लिए अपनी युवा वर्कफोर्स को तैयार कर रही हैं। मतलब सरकारी योजनाएं अब समय के साथ कदम मिला रही हैं। हाँ, पारंपरिक डिग्रियों से अब नौकरियां नहीं मिलने वाली। भविष्य का रोजगार डेटा और AI में है, और ये योजना युवाओं को उसी भविष्य के लिए तैयार कर रही है। और भविष्य की इस तैयारी में ग्रामीण महिलाएं भी कहीं से पीछे नहीं हैं। 25 फरवरी को नारी शक्ति वंदन 2 इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है। इसका पूरा फोकस ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जनधन योजना के तहत तो बैंक खाते पहले ही खुल चुके थे लाखों महिलाओं के, तो इस दूसरे चरण की इस वित्तीय साक्षरता की क्या जरूरत आ पड़ी? तो इन सब का असल में क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। खाता खुलना सिर्फ पहली सीढ़ी थी। आज भी कई ग्रामीण महिलाएं अपने बैंक खाते का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती। उन्हें डर लगता है या जानकारी नहीं होती। हाँ, ये एक जमीनी सच्चाई है। नारी शक्ति वंदन I2 का असली लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग और निवेश प्रणालियों से सक्रिय रूप से जोड़ना है। उन्हें ये सिखाना कि माइक्रो इंश्योरेंस कैसे लेते हैं, सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शंस जैसे UPI का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या अपनी छोटी बचत को सही जगह निवेश कैसे करते हैं, ताकि पैसा सिर्फ खाते में पड़ा न रहे। एग्जैक्टली। जब एक महिला आर्थिक रूप से साक्षर होती है, तो वो पैसे को घर में छिपाकर रखने के बजाय इकोनॉमी में रोटेट करती है। इससे न सिर्फ वो सशक्त होती है, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। बहुत सही बात कही आपने। अब तक हमने आसमान की मिसाइलों से लेकर
ग्लोबल पोर्ट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग तक की बात कर ली। लेकिन इन सब चीज़ों का आधार हमारा वो ज़मीनी बुनियादी ढांचा है जिसे हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं। आप हरियाणा वाली न्यूज़ की तरफ जा रही हैं? हाँ, हमारे पास हरियाणा से जुड़ी एक बहुत ही खास खबर है जो खास तौर पर HSSC CET की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सुराज पुरस्कार की घोषणा की है और ये पुरस्कार राज्य के सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सुराज का मतलब होता है अच्छा शासन या गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस की शुरुआत साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य से होती है। बिल्कुल बुनियादी जरूरत है ये। हम AI, फिनटेक और स्मार्ट शहरों की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन सोचिए अगर हमारे शहरों में 2 दिन भी सफाई कर्मचारी काम पर ना आए तो क्या होगा? पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। महामारियां फैलने का डर अलग। सही कहा। तो हरियाणा सरकार का ये सुराज पुरस्कार इस बात की पहचान है कि शहरी और ग्रामीण प्रशासन में सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सफाई कर्मचारी सबसे अहम और बुनियादी कड़ी हैं। उनकी उत्कृष्टता को पहचानना और सम्मानित किया जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो हमने देखा कि 26 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स हमें भारत के विकास की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। हमने प्रलय 2 मिसाइल के साथ सामरिक सुरक्षा से शुरुआत की, फिर रिलायंस और इन्वीडिया के लोकल AI मॉडल की अहमियत को गहराई से समझा। मुंबई के फिनटेक फेस्टिवल और N चंद्रशेखरन के ग्रीन और डिजिटल नेतृत्व पर भी हमने बात की। हमने ये भी देखा कि कैसे रविंद्र प्रताप सिंह CBIC के नए अध्यक्ष के तौर पर हमारे टैक्स सिस्टम को संभालेंगे। साथ ही हमने तूतीकोरिन के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट और ISA में उज़्बेकिस्तान के 101वें सदस्य के रूप में शामिल होने के जरिए भारत के बढ़ते ग्लोबल ग्रीन फुटप्रिंट को भी डिकोड किया। और सामाजिक स्तर पर भी काफी कुछ कवर किया। हाँ, राजस्थान के 5 लाख युवाओं के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेनिंग, 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और हरियाणा में सफाई कर्मचारियों के लिए सुराज पुरस्कार के जरिए हमने जमीनी हकीकत और प्रशासन को भी परखा। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर एक साथ रखकर देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब एक बड़ी मशीन के अलग-अलग पुर्जे हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। और अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले हम आपके लिए सोचने का एक नया और थोड़ा हटकर बिंदु छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, आज हमने एक तरफ रिलायंस के भविष्य के स्थानीय AI सुपर कंप्यूटर की बात की जो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को समझेगा, और दूसरी तरफ नारी शक्ति वंदन आई की बात की जिसका लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना है। अब जरा सोचिए, जब ये दोनों चीजें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है। कल्पना कीजिए एक दूर दराज के गांव की महिला जिसे शायद अंग्रेजी नहीं आती और जो बैंक जाने से हिचकिचाती है, वो कल को अपने साधारण से फोन पर अपनी ही स्थानीय बोली में बात करके AI की मदद से म्यूचुअल फंड्स खरीद रही हो या शेयर बाजार में निवेश कर रही हो। क्या बात है! क्या ये रिलायंस का लोकल AI और सरकार की वित्तीय साक्षरता योजना मिलकर उस भाषाई और आर्थिक खाई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? सोचने वाली बात यह है कि जब ये 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की फौज सीधी इकोनॉमी में डिजिटल तरीके से उतरेगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज के करंट अफेयर्स का नहीं बल्कि आने वाले कल के भारत का भविष्य तय करेगा। इस पर सभी को विचार जरूर करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं। तथ्यों के पीछे की कहानी को ऐसे ही समझते रहिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प विश्लेषण के साथ। यहाँ पर प्रैक्टिस क्विज है, अभ्यास प्रश्न है, इनको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों, अपनी कॉपी में लिखिए और अंत में इसका आंसर मिलाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने आपके एक्यूरेट है, कितने आपने 10 में से मार्क्स हासिल किए हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।